चलिए आज क्या पढ़ने वाले बेटा हम लोग, वर्क डन का अगला पार्ट है ना। तो वर्क डन में हमने क्या देख लिया, कांस्टेंट फोर्स के कारण से वर्क डन और वेरिएबल फोर्स के कारण से वर्क डन। अभी हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स भी हमने देखे कुछ, ठीक है। तो अभी वर्क डन के बाद हम लोग देखें एनर्जी और फिर वर्क और एनर्जी का रिलेशन देखें। तो एनर्जी, राइट, एनर्जी हम जो बात कर रहे हैं तो एनर्जी बहुत सारी होती है, कैसे कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, राइट, विंड एनर्जी होती है, आप बहुत सारी एनर्जी आप बता सकते हो, राइट। बट वी आर फोकसिंग ऑन मैकेनिकल एनर्जी। किस पे हम फोकस करने वाले हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द टू एनर्जी। कौन कौन से, पोटेंशियल, राइट, और काइनेटिक, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी, और ये किसके कारण से, ड्यू टू मोशन, राइट। ये किसी पोजीशन के कारण से होगा और ये बॉडी के मोशन के कारण से होगा, राइट। आप ऐसा भी डेफिनेशन पढ़े होंगे, द एनर्जी विच इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी उसके पोजीशन के कारण से जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी उसको क्या बोलेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ड्यू टू पोजीशन, राइट। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी अगर बॉडी मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, राइट। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में मैं के लिख रहा हूं, राइट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में पी लिख रहा हूं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये दोनों का जो सम होगा वही क्या होगा हमारा टोटल एनर्जी। कौन सा, मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम डिफाइन करें कि वर्क और एनर्जी को किस तरीके से कोरिलेट किया जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, द वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट, या वर्क डन ऑन अ बॉडी, राइट, द टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज नथिंग बट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जितना भी आप बॉडी पे वर्क करोगे वो सारा ही वर्क क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा, राइट। अब यहां पे क्या बोला आपने, वर्क डन, राइट, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखा हमने, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं की है। द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बोलने का मतलब क्या होगा कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे, के फाइनल माइनस के इनिशियल, राइट। क्या लिखेंगे हम लोग, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, के के जगह पे हमने के लिखा है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही क्या होगी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इसको हम लोग क्या लिखे, W इज व्हाट, वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो इसको अगर मैं ध्यान से देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन W इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऑल। ऑल का मतलब क्या हो गया, सारे ही फोर्सेस जो भी उस पे लग रहा हो, इंटरनल फोर्सेस लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, रिएक्शनरी फोर्स लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, जितने भी तरह के फोर्स उस पे लगेंगे वो सारे फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अगर हम बात करें बॉडी का मास m है तो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी लिखते कैसे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी आप जनरली क्या लिखते हो, mgh लिखते हो। ये एक्चुअली में किसके लिए लिखा था आपने, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, राइट। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग, हाफ m v स्क्वायर लिखते हैं, वेयर v इज द
वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी, राइट। अच्छा, दोनों ही क्या है, बोथ आर व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमको मालूम है एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। यूनिट हमने एनर्जी की तो पढ़ी है। यहां पे देखें तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, हाफ m, राइट। फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u। समझ में आ रही बात, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर ध्यान से देखें तो एक्चुअली में अगर पर यूनिट टाइम अगर लिखा जाए, राइट, ये क्या है, v स्क्वायर। यहां से देखो, अगर तुमने एक रिलेशन देखा, हमारे पास एक रिलेशन है, कांस्टेंट फोर्स अगर एक्ट होता हो तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता नहीं होता, होता है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, 1/2, राइट। यहां पे क्या लिख रहा हूं, m, और यहां पे क्या लिख रहा हूं, 2as, राइट। अच्छा, m इंटू ए क्या है, फोर्स है, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो एक्चुअली में तुमने जो लिखा है वो क्या लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो लिखा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यही तो वर्क डन होता है। तो एक्चुअल में लिखने का तरीका सिर्फ चेंज हुआ है, ये बोलना वही चाह रहा है कि वर्क डन का मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये प्रूफ में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे डब्ल्यू ऑल। डब्ल्यू ऑल का मतलब हो गया वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वेदर द फोर्स इज एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्सेस, रिएक्शनरी फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जितनी भी तरह के फोर्स आपको दिखेंगे। अच्छा, फोर्स कैसे मालूम करेंगे आप, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, वेरी गुड। तो फ्री बॉडी डायग्राम से बनाएंगे। तो यहां पे लिख दिया हमने डेल्टा के ई बोल दिया, ठीक है। और उसको लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इस तरीके से भी कोरिलेट किया जा सकता है। अब देखो, अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसको लिख के देखें, ठीक है। यहां पे हमने क्या बोला, एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है और इस पे आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, स्मूथ सरफेस है, इस पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। ये इस तरीके से फिगर बना दिया हमने। आपको बोला गया कि इसकी एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी, या फिर आपको पूछा जाए वर्क डन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वर्क डन। तो आपको पूछा गया वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, राइट। पहले 2 सेकंड में आपका वर्क डन कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली हम लोग क्या करते हैं बेटा, 2 सेकंड में कितना चला वो निकाल लें। क्या करें, 2 सेकंड में कितना चला वो निकाल लें। हमने बोला पहले ये रेस्ट में था, आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और बताएं 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड में इस 5 न्यूटन फोर्स ने कितना वर्क डन किया है। सिंपल सा सवाल है, क्या लिखेंगे आप, W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डायरेक्टली वर्क डन जो हमने निकाला पहले, क्या लिखेंगे, F यानी 5 इंटू एस लिखोगे, राइट। S के लिए क्या करेंगे आप, S के लिए क्या लिखोगे, S के लिए यहां पे हम लोग लिखेंगे A इज इक्वल टू 5/5, इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और S इज इक्वल टू हाफ A T स्क्वायर। यहां पे हाफ इंटू A कितना 1 और T कितना 2 का स्क्वायर, इसको कट किया तो 2, S इज इक्वल टू 2 मीटर, S इज इक्वल टू 2 मीटर। चलिए, तो W इज इक्वल टू क्या लिखा, 5 इंटू 2, इट मीन्स 10 जूल लिखा, बराबर है। इसमें सारे फोर्सेस अगर आपको देखने हो तो हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये कितना आ गया बेटा, 50 न्यूटन। ये कितना आ गया, दैट इज रिएक्शनरी फोर्स, ये कितना दिया है 5 न्यूटन। और कोई फोर्सेस इस पे लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहा, फ्रिक्शन तो आपने दिया ही नहीं सरफेस पे, राइट। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है, R और 50, बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी 2 मीटर, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, और बैलेंस कर रहा है, और ये दोनों जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों तो वर्क देगा ही नहीं, देगा क्या, नहीं देगा। तो वर्क डन कौन देगा, यही। तो ऑल फोर्सेस के कारण भी तो यही आया है, क्योंकि बाकी फोर्सेस के कारण वर्क डन कितना आया, 0 आया। सिर्फ वर्क डन किसके कारण से आया है, बाई 5 न्यूटन फोर्स, और 5 न्यूटन फोर्स के लिए आपने कितना लिखा है, दैट इज 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 जूल, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं।
अगर यहाँ पे बोला जाए कि आपने ये जो लिखा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना, 0, फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। यानी कि इसी को अगर निकाला जाए अदर फार्मूला से तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे W ऑल इज इक्वल टू हाफ इंटू m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो v निकालिए बेटा, v कितना आ जाएगा, 0 प्लस 80 आ जाएगा, 0 प्लस 80 आ जाएगा। तो v लिखा हमने 0 प्लस a कितना 1, t कितना 2, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, राइट? ये यहाँ पे पुट करो, u कितना है 0 है और v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो W ऑल इज इक्वल टू कितना 1/2 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटा 2 2 जा 4, यानी 5 दूना 10 जूल आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है, हमको वही काम करना है। अगर हमने Fs लिखा तो भी चलेगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वो लिखा तो भी चलेगा। तो इसीलिए हाँ, कहीं कहीं पे हमको यूज करना आसान हो जाता है। बोलो कैसे? अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दिया हो वेरिएबल फोर्सेस तो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मालूम है तो इंटीग्रेशन से स्किप कर जाएंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी थ्योरम आ रहा है या फार्मूला आ रहा है तो उसका यूज क्या है, राइट? कहां पे यूज करेंगे? आप बोलेंगे कि सर पहले भी निकाल सकते थे अभी भी निकाल सकते, तो चेंज क्या है? चेंज क्या है कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मालूम है तो यू कैन डायरेक्टली राइट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन में जो इंटीग्रेशन का पार्ट आपको आएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो देखो वेरिएबल फोर्स के लिए भी क्या आएगा, एफ डॉट डी आर, राइट? इसको भी क्या लिखेंगे आप, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका क्या निकालेंगे आप, एफ डॉट डी आर निकालोगे, राइट? इनिशियल से फाइनल पोजीशन, वो एक्चुअली में होगा क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट? तो हमको ये देखना है कि किसी तरीके से हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिल रही है क्या। अगर मिल रही है तो हम ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, W ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब W ऑल में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे वो देखना, राइट? तो W ऑल में हम लोग लिखते हैं W बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। W C का मतलब क्या लिखा हमने, बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या क्या है सारा देखेंगे। फिर W बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, W बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और फिर आ जाता है W एक्सटर्नल, क्या आ जाता है, W एक्सटर्नल आ जाता है, राइट? अब ये है क्या चीज, हमने क्या लिखा, फोर्स हमने डिवाइड कर लिया कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन से, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से वर्क डन, यहां पे फोर्स कौन सा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके कारण से वर्क डन, और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके कारण से वर्क डन, राइट? तो वर्क डन जो हमने लिखा है W ऑल यानी ड्यू टू ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, राइट? उसमें हमने फोर्सेस के तरीके से हमने उसको डिफाइन कर लिया, यानी कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन भी कैसा, कंजर्वेटिव वर्क डन बोला हमने। फिर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फिर हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस बोला। अब देखेंगे कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एंड व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी दीज 3 कैटेगरी। ये 3 हम क्यों अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, क्या जरूरत है, वर्क डन बोल देते तो काम खत्म हो जाता हमारा, राइट? अब देखो यहां पे ध्यान से कि पहले हम समझे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और उसका वर्क डन कैसे लिखें, राइट? अब ये जो पार्ट आ रहा है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो ध्यान से सुनना है आपको, राइट? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है, एक बार लिखने सीख गए तो ये चैप्टर आसान है। अगर नहीं लिख पाए आप W ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ये चैप्टर आपका बहुत हार्ड जाएगा, छोटा सा पार्ट है, यही थ्योरम है, इसी को आपको पढ़ना है। तो W ऑल की बात करें तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं, राइट? कंजर्वेटिव फोर्सेस को हमने डिवाइड कर लिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फिर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ये तीन फोर्सेस आपके सामने आएंगे। ये नाम इसलिए बता दिया कि बाद में आपको सोचना ना पड़े। डिफिनेशन हम देखेंगे इसका कि कंजर्वेटिव क्यों बोलेंगे, किस तरीके के फोर्सेस को बोलेंगे। मगर आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंजर्वेटिव होता है वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव होता है। स्प्रिंग फोर्स है, कंजर्वेटिव होता है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जो फोर्सेस आपको दिखेंगे वो कैसे होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होंगे, राइट। तो कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेटिव, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। कैसे समझ में आ रहा है वो समझो। वर्क डन ऑन द बॉडी फॉर अ क्लोज्ड लूप, किसी भी बॉडी पे जो वर्क डन होगा उसके क्लोज लूप में। क्लोज लूप का मतलब क्या हो गया, जहां से स्टार्ट किया था वापस से वहीं पे आ जाए। यानी कि देखो, अगर हमने ये बॉडी लिया, यहां से आपने इस बॉडी को यहां तक डिस्प्लेस किया और वापस यहीं पे लाके छोड़ दे रहे हैं, तो क्या वर्क डन जीरो होता है? अगर जीरो होता है, अगर जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आ रही है? यानी वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो फॉर अ क्लोज लूप। अगर क्लोज लूप में आप चलते हैं, राइट, दूसरा क्लोज लूप में चले, ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं कि क्लोज लूप के लिए जीरो आया, ये जो है ना पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यानी वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। यानी बॉडी किस पाथ से चली है ना, उस पे वो डिपेंड नहीं करता। तुम किसी भी पाथ से जाओ, राइट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियली कहां पे था और फाइनली कहां पे था, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको समझे ध्यान से, राइट, एग्जाम्पल से समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि बॉडी यहां पे थी इनिशियली, राइट, और फाइनली बॉडी यहां पे, राइट, इनिशियली यहां पे, फाइनली यहां पे, राइट। इसकी मास m है, इसकी मास मतलब बॉडी की मास m है, यहां से यहां। अब यहां से हो सकता है आप यहां ऐसे लेके जाओ, ये रास्ते से, हो सकता है कि आप ये रास्ते से लेके जाओ, ऐसा घुमा के। बात समझ में आ रही, ऐसे चले आप। हो सकता है कि आप इसको ऐसे लेके जाओ, राइट। यानी वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। बॉडी ऐसे जाए, इस तरीके से जाए, कैसे भी जाए, बॉडी पे जो वर्क डन हुआ है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है? तो दोनों का डिफरेंस भी हम लोग समझते चले, राइट। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अगर क्लोज लूप के लिए क्या है, जीरो ही होगा। क्लोज लूप के लिए क्या आएगा, जीरो आएगा। नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। फॉर क्लोज लूप द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉन जीरो। यानी कंजर्वेटिव फोर्स वो होगा जो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो देगा, नॉन कंजर्वेटिव वो होगा जो क्लोज लूप में वर्क डन देगा, नॉन जीरो वर्क डन देगा। मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव, जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी जिस फोर्स का वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता है, वो सारे ही क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। वो सारे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। और जो पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो सारे ही क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? तो ये दो डेफिनेशन आपको समझने के लिए है कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होगा और कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उससे हम उसको समझेंगे। ठीक है, ये हमने सरफेस लिया, यहां पे हमने 10 न्यूटन, चलो 15 न्यूटन का फोर्स लगाया,
यहाँ पे बॉडी का मास है 5 kg और यहाँ पे हमने लिया 0.1 क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है 0.1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। ठीक है, इस तरीके से तुमने चलाया। ओके, अब देखो यहाँ पे दो फोर्सेस लिखे हैं आपने, राइट। यहाँ पे एक्सटर्नल, ये कौन सा फोर्स है जो आप बाहर से लगा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। ये क्या है, एफ एक्सटर्नल, दिस इज व्हाट एफ एक्सटर्नल। अब यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये बॉडी का देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आप, ये कितना आ गया बेटा 50 न्यूटन, ये कितना आ गया, दिस इज व्हाट रिएक्शनरी फोर्स, दिस इज व्हाट एफ, राइट। ये एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और बॉडी पे जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया दैट इज 15 न्यूटन। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लगने वाला है उसको निकाल लेते पहले। तो यहां पे देखो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग सकता, म्यू इंटू आर। म्यू कितना 0.1 और आर कितना 0.1 इंटू 50, देखें तो कितना आ गया बेटा 5 न्यूटन। यानी फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना लगा सकता, 5 न्यूटन लगा सकता है। तो 5 न्यूटन का फोर्स जो है यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा दैट इज 5 न्यूटन। अब ये चलेगी कितने से, इस पे एक्चुअल में फोर्स जो लग रहा है वो क्या है 5 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है और 15 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया। ये बॉडी इधर जाएगी, अच्छा ये दोनों बैलेंस कर लिया एक दूसरे को, तो बॉडी इधर जाएगी कितने से, एफ नेट कितना 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, दैट इज 10/5 इज इक्वल टू ए, 5 दूना 10, राइट। तो ए कितना आ गया बेटा, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। आपको बोला जाए कि आप बताओ 2 सेकंड में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन इन 2 सेकेंड, राइट। 2 सेकंड में वर्क डन निकालना, तो हम निकालेंगे दोनों भी फोर्स। इस पे नेट जो रहेगा वर्क डन पहले वो निकालो। ये जो निकाला हमने नेट फोर्स निकाला है, तो नेट वर्क डन निकाले आप पहले, तो ये हो गया वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ नेट यानी एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे आप, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए, कितना a इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा 4 मीटर आ गया। एफ नेट कितना बोला आपने 10 गुना 4, 10 चौक 40, 40 जूल, ये कितना आ गया 40 जूल आ गया, राइट। अब हम देखें इसी में इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण, तो मैं लिखूंगा W 15 न्यूटन, 15 न्यूटन के कारण से कितना फोर्स इधर लग रहा है 15 न्यूटन और चला भी बॉडी इधर है, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 4 यानी 60 जूल। किसके कारण से, 15 न्यूटन फोर्स के कारण से वर्क डन कितना हो गया 60 जूल हो गया। अच्छा W F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से वर्क डन, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इधर, बॉडी जा रही है इधर, तो क्या आ जाएगा -5 इंटू 4 दैट इज -20 न्यूटन। अरे समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे ध्यान से देखो कि टोटल वर्क डन तो हमारे पास कितना आएगा 40 ही आएगा, 60 और प्लस -20 दैट इज इक्वल टू 40, तो 40 जूल आ, राइट। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखिएगा, राइट, अगर इस बॉडी को अब मैं वापस लेके आता हूं, अब मैं क्या करता हूं वापस लेके आता हूं, ये कहां चला था, ये 4 मीटर चल चुका था, राइट। वापस लाने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, उतना ही फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, उतना ही फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, राइट। समझ में आ रही बात। अब इसको हमने फोर्स लगाया तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, पीछे इसके अगेंस्ट लगेगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए ध्यान से लिखें, तो लिखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 मीटर ये चलेगा, यानी ये फोर्स कितना लगाया 60, किधर लगा 60 इधर, 60 जूल, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वापिस आते समय इसने कितना लगाया फ्रिक्शनल फोर्स F 5 न्यूटन ही लगाया इसने, और कितना लगाया
माइनस, ये चल इधर रहा है, राइट, और फोर्स उधर लग रहा है। क्लियर है जी? समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है। देखो अब यहां पे देखो, इसमें कितना आया था तुम्हारा, -20, और वहां पे कितना है, -20, यानी कि वापस आते समय और जाते समय दोनों में वर्क डन क्या होगा, डबल हो गया। अगर जोड़े हम उसको तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक समेशन करते हैं। क्या करते हैं हम, अलजेब्रिक समेशन करते हैं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये समझ में आया कि राउंड ट्रिप में ये जीरो नहीं हुआ। वर्क डन अगर राउंड ट्रिप में जीरो होता तो ये कौन सा फोर्स होता, कंजर्वेटिव होता। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि राउंड ट्रिप में इसका वर्क डन जीरो नहीं है, इसका वर्क डन डबल हो जा रहा है, नेगेटिव में डबल हो जा रहा है। समझ में आ रही बात? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और एफ एक्सटर्नल भी देखो, इधर प्लस था और इधर भी क्या है, प्लस ही, ये भी डबल हो गया। यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल फोर्स भी जो है वो कंजर्वेटिव नहीं हो, इसीलिए तो उसको अलग लिखा है ना। बात समझ में आ रही है? क्यों हमने तीन अलग अलग फोर्सेस के बारे में बात की, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। यहां पे आपको दोनों दिखा। अब कंजर्वेटिव फोर्स का एक ले लें एग्जांपल, तो हमको समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे एक बॉडी रखा हमने, राइट। अब इस बॉडी को मैं लेके जा रहा हूं 2 मीटर ऊपर। कितना ऊपर लेके गया मैंने, 2 मीटर ऊपर लेके गया। ठीक है, और 2 मीटर क्या करूंगा, नीचे लेके आऊंगा, राउंड ट्रिप में देखूंगा। यहां पे फोर्स जो है ना, यहां से मैं ऊपर लेके गया, तो अब बॉडी यहां पे है। ठीक है, तो हमने लिखा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से वर्क। तो यहां पे कितना है बेटा, इस पे फोर्स क्या लगेगा, इसकी मास m है, तो क्या लिखा हमने, mg लिखा। करेक्ट, mg लिखा। अब इस सरफेस से हम लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। कितना ऊपर लेके गए आप, 2 मीटर लेके गए। क्या लग रहा है, mg कंटिन्यूअसली। mg किधर लग रहा, नीचे लग रहा है। आप 2 मीटर लेके गए, ठीक है, आप गए हैं ऊपर, बॉडी को लेके कहां गए, ऊपर गए, और फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से लिखूं WG, तो क्या लिखूंगा, mg इंटू 2 लिखूंगा, राइट। यानी ये आंसर कितना आया, 2mg आ गया। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब समझो, तो माइनस आ जाएगा यहां पे, बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, राइट। अब समझो इसको हमने वहां से, राउंड ट्रिप का मतलब क्या, वापस से लेके आना है, तो यहां से वापस यहां पे लेके आए, राइट। जब तुम इसको यहां से यहां लेके आओगे, तो फोर्स तो अभी भी mg नीचे ही लग रहा है, और आप आए नीचे हो, दोनों भी क्या है, सेम डायरेक्शन। तो यहां पे लिखा हमने, इसको लिख दो यहां पे, वर्क डन, राइट, कहां पे, अपवर्ड। जब आप अपवर्ड जा रहे हैं, अब क्या करें, मूविंग डाउनवर्ड, राइट। मूविंग डाउनवर्ड में क्या आ जाएगा बेटा, WG इज इक्वल टू mg इंटू 2, यानी 2mg। अब ये प्लस में आएगा, पहले क्या था, माइनस में था। टोटल लिखे राउंड ट्रिप, तो W फॉर राउंड ट्रिप कितना आ जाएगा बेटा, -2mg और प्लस mg। इसका मतलब क्या हो गया, 2mg इज इक्वल टू 0। राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना आया, 0 आया। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी जो भी फोर्सेस आपको दिए रहे हैं, राइट, आपको मालूम नहीं है, और पूछा जाए वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, तो आप चेक कैसे कर सकते हो,
वर्क डन निकाल करके अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 आता है मतलब फोर्स कंजर्वेटिव, राइट। और वर्क डन अगर नॉन जीरो आता है, राइट, क्लोज लूप में, क्लोज पाथ में, राउंड ट्रिप में, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे, राइट। तो अब हमको ये समझ में आ गया, वर्क डन तो लिखने आता है हमको, आराम से लिख सकते हैं, राइट। अब कैसे भी चलो, ऐसे घूम फिर के भी चले तो इंटीग्रेशन लोगे और जब सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको याद रखना है, क्या याद रखना है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। सीएफ का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से? पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। तीसरा क्या लिखोगे? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये तो सिंपली आपको सामने दिखा कि आपने समझ जाना है ये क्या है? कंजर्वेटिव है, ये क्या है? कंजर्वेटिव है, और ये क्या है? कंजर्वेटिव है। इसके अलावा जो फोर्सेस होंगे, राइट, इक्वेशन में लिखा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए निकालना पड़ेगा, राइट। मगर फोर्स के नाम है, आपको दिख रहा हो फोर्स, तो आप बता सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कंजर्वेटिव होगा। ये स्प्रिंग फोर्स है, ये कंजर्वेटिव होगा, राइट। ये डायरेक्टली आ जाएगा। फ्रिक्शनल नॉन कंजर्वेटिव का मतलब, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, किसी भी तरीके का ड्रैगिंग फोर्स जो होगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स बोलो या ड्रैगिंग बोलो। फॉर एग्जांपल, तुम कोई चीज को ऊपर फेंक रहे हो एटमॉस्फेयर के कारण, राइट, हवा के कारण, उसमें क्या लगेगा? रेजिस्टेंस आएगा। तो जहां पे भी रेजिस्टिव फोर्स है, राइट, जहां पे भी रेजिस्टिव फोर्स है, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? कि वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग में ऐसा नहीं हो रहा, ग्रेविटेशनल में वैसा नहीं हो रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैसा नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? समझो, हम आपने क्या किया, एक बॉल ऊपर फेंका, राइट। बॉल ऊपर फेंका तो जो वहां पे एटमॉस्फेयर है उसको रोकना चाहेगी, और जब वो नीचे आएगा तो भी एटमॉस्फेयर उसको रोकना चाहिए। बात समझ में आ रही? यानी कि वहां रेजिस्टेंस दोनों हमेशा क्या, मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, यानी राउंड ट्रिप में जीरो होने वाला नहीं है। बात समझ में? यहां पे देखो, यहां पे ऊपर जाते समय फोर्स नीचे लग रहा था, नीचे आते समय भी फोर्स क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है। मगर जो ड्रैगिंग फोर्स होंगे, आपने बॉल को हवा में फेंका तो ऊपर जाते समय हवा उसको ऊपर जाने से रोकेगी, और नीचे आते समय उसको हवा नीचे आने से रोकेगी। तो दोनों टाइम में फोर्स क्या, अगेंस्ट मोशन है। यहां पे देखो, एक बार अगेंस्ट मोशन दिख रहा है आपको, और एक बार विद मोशन दिख रहा है, तभी आपको राउंड ट्रिप में ये क्या मिल रहा है? जीरो। समझ में आ रही बात? क्लियर है क्या? अब क्या करें, स्प्रिंग लेकर के देखते हैं। क्या देखें हम लोग? स्प्रिंग देखें। तो यहां पे लिखा हमने स्प्रिंग के कारण से फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एनएलएम में पढ़ा है स्प्रिंग। फिर से मैं आपको ध्यान दिला दूं पहले, उसके बाद उसको डिटेल में देखेंगे। तो स्प्रिंग में हमने क्या पढ़ा है कि जो स्प्रिंग है उसकी एक नेचुरल लेंथ होगी। ये जो लेंथ है ये क्या है? नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ का मतलब जिस फॉर्म में आपको स्प्रिंग मिला हुआ, ना तो उसको हमने कंप्रेस किया है और ना ही उसको हमने इलोंगेट किया है, खींचा है। तो एल इज व्हाट? नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। ये नेचुरल लेंथ ले लिया आपने। अगर मैं इसको दबा दूं, प्रेस करो, प्रेस किया तो क्या होगा? कंप्रेस होगा, दबेगा, राइट। और खींचा तो क्या होगा? इलोंगेट होगा, बराबर है क्या? जब आप उसको दबा रहे होंगे तो आपके हाथों पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, और जब खींच रहे होंगे तो आपके हाथों पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तो आपके हाथों में अंदर की तरफ फोर्स किसने लगाया? स्प्रिंग ने लगाया। जब आप दबा रहे थे तो आपके हाथों में बाहर की तरफ फोर्स किसने लगाया? स्प्रिंग ने लगाया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? स्प्रिंग फोर्स बोल रहे हैं। आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। हमने जो फोर्स लगाया एक्सटर्नल, स्प्रिंग ने जो हाथ में लगाया वो क्या है? स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो यहां पे कंडीशन होंगे दो। क्या करें हम? स्प्रिंग को फिक्स कर लेते हैं पहले, राइट। ये हमने बोला ये इसकी नेचुरल लेंथ, L is the natural length of the spring। अब आपने क्या किया? आपने फोर्स लगाया,
इस पे, और इसको क्या कर दिया आपने, छोटा कर दिया यहां से, राइट। यानी कि आपने एक्चुअल में क्या किया, फोर्स लगाया, लगाना स्टार्ट किया यहां पे, और फोर्स लगाने के कारण ये कॉम्प्रेस हो गया। तो कितना कंप्रेस हुआ बेटा, ये एक्स कॉम्प्रेस हो गया, राइट। स्प्रिंग पहले क्या थी, एल लेंथ की थी, अब छोटी हो गई, कितनी छोटी हो गई, तो एक्स कम हो गई, राइट। तो ये कॉम्प्रेस हो गया, कॉम्प्रेस हुआ तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, वो बाहर की तरफ लगा रहा है, ये स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बाई स्प्रिंग, एफएस, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अच्छा, फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब लिखेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, राइट, और कंप्रेशन तो इधर हुआ है, यानी कि क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे तुम इसको छोड़ोगे, यानी रिटर्न जर्नी, हमको क्या करना है, रिटर्न जर्नी लेना, तो छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक आएगा। अच्छा, फोर्स तो एफएस ही लग रहा है, कहां तक, ये एक्स तक गए, तो अभी एक्स जाएगा और फोर्स दोनों भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो दिख रहा है राउंड ट्रिप में क्या हो जा रहा है, ये जीरो हो जा रहा है, यानी वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज जीरो इन अ राउंड ट्रिप और क्लोज लूप। क्लियर है क्या। अच्छा, अब इसको लिखने सीखेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग स्प्रिंग फोर्स लिखते कैसे हैं, एफ एस इज इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं, राइट, वेर एफ एस इज व्हाट, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और के का मतलब क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन पर मीटर, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है और इलोंगेशन हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो कंप्रेस हो सकता है या फिर इलोंगेट किया जा सकता है, दोनों ही हालत। अच्छा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है बेटा, नेगेटिव साइन इंडिकेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन, साइन इंडिकेट्स व्हाट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, इसलिए माइनस आया, ठीक है। अब देखो बेटा, ये कांस्टेंट फोर्स है क्या, नहीं है, ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। अच्छा, वेरिएबल फोर्स के कारण से हमने ऑलरेडी लिखा है, वर्क डन लिखा है ना, बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पे एफ डॉट एस नहीं लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का पार्ट लगेगा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, हम ये मानते हैं कि इसको हमने कंप्रेस किया, या फिर क्या हो सकता है, इलोंगेट हो सकता है, यानी कि यहां पे फोर्स हमने कैसा लगा दिया, फोर्स खींचने वाला लगा दिया, राइट, और ये था नेचुरल लेंथ, अभी ये एक्स है, राइट, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ खींचने के बाद और ये हुआ कंप्रेस करने के बाद, ठीक है। तो ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अगर x 0.1 सेंटीमीटर होगा तो यहां पे के कांस्टेंट होगा, के इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्प्रिंग, जो भी स्प्रिंग है उसके नेचुरल लेंथ जो आपको दी हुई है वो, उसके लिए के क्या है, कांस्टेंट, राइट। ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं, है ना, समझने के लिए लॉजिकली। तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, राइट, एंड मटेरियल, जिस मटेरियल का वो बना है, राइट। तो हो सकता है आयरन का जो स्प्रिंग होगा उसका के अलग होगा, राइट, सेम लेंथ का, सेम नेचुरल लेंथ का कॉपर का स्प्रिंग हो सकता है, मगर उसकी के क्या होगी, अलग होगी,
राइट। सेम मटेरियल का बना हुआ स्प्रिंग सेम लेंथ का जो होगा और सेम पिचेस होंगे। पिचेस का मतलब क्या हो गया, ये जो दो टर्न है ना उसके बीच का डिस्टेंस, अगर वो सारा सेम है, नेचुरल लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न सेम है, तो दोनों का के क्या होगा, सेम होगा। फॉर द सेम मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए सेम लेंथ सेम नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, बट फॉर द सेम मटेरियल के विल बी सेम। तो के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड नेचुरल लेंथ। मगर सेम मटेरियल हो और उसी मटेरियल का हमने छोटा स्प्रिंग लिया है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है और बड़ा स्प्रिंग लिया है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो उसकी के भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कहने का मतलब है, इसको ध्यान से समझो, अगर आपके पास ये स्प्रिंग है, आप इसको आराम से दबा पा रहे हो इस लेंथ का, इसको मैं कट कर देता हूं तो उसको दबाना मुश्किल हो जाएगा, जबकि आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो। छोटी, इसको कट कर दिया स्प्रिंग को तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब आप इस पे प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे, तो आप उतने ही फोर्स लगा करके उसको दबा नहीं पाएंगे, उतने साइज में दबाने के लिए आपको उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब के बढ़ गया, यानी लेंथ कम होने से के बढ़ जाता है। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी एल आधा हो गया तो के डबल हो जाएगा। वेरी गुड। अगर एल 1/3 हो गया तो के 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। एल n टाइम्स कम कर दिया तो के n टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? जितना छोटा करेंगे उतना उसको फैलाना या फिर उसको कंप्रेस करना, इलोंगेट करना, कंप्रेस करना, दोनों ही क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो हमने ये ले लिया इस तरीके से, राइट। अब हमको क्या लिखना है बेटा, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन लिखना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अरे समझ में आ रही बात? अच्छा, F क्या लिखा तुमने, माइनस के एक्स डॉट dx। dr का मतलब क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। इंटीग्रेशन लेना है, कहां से कहां, तो हमने बोला नेचुरल लेंथ यहां पे x इज इक्वल टू 0 से, x इक्वल टू 0 से यहां पे क्या ले लिया हमने, x इज इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x1। अरे समझ में आ रही बात? तो लिखा 0 टू x1, तो 0 टू x1 या फिर 0 टू x ही लिख दो, है ना, फार्मूला आ जाएगा आपको, आप डायरेक्टली लगा सकते हो। समझ में आ रही बात, राइट। तो 0 टू x लिखा, तो क्या लिखोगे बेटा यहां पे, ये आ गया माइनस, ये आ गया k और x स्क्वायर बाई 2, और यहां पे क्या रखेंगे हम लोग, 0 टू x रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 टू x रखेंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा ये, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वर्क डन क्या आ गया, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। माइनस क्यों आया जी, माइनस इसलिए आया कि आप कंप्रेस कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, राइट। फ्रिक्शनल बोल रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और कंप्रेशन यानी डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो रहा है। और खींचेंगे तो क्या होगा, खींचेंगे तो इलोंगेशन हुआ, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, राइट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी अपोजिट है, इसलिए ये माइनस आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू x1 से लेकर के x इज इक्वल टू x2 तक लेके गए, तो यहां पे x1 लिखोगे और यहां पे क्या लिखोगे, x2 लिखोगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, एक लाइन W ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, WS लिख दे रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स, ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू के, और यहां पे x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, और यहां पे माइनस भी है। अच्छा, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो और क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ के x
इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आई का मतलब इनिशियल हो गया, इनिशियल पोजीशन, और इसका फाइनल का मतलब फाइनल पोजीशन हो गया। अब देखो ये अगर आपने याद रखा, इनिशियली कहां पे था, 0 पे था, और फाइनली कहां पे है, एक्स पे है। समझो, क्लियर है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है। तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स हो जाएगा, वही तो आया था, माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है। चलो यहां तक आप कर ले पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या एक बार और बताना है इसको? ओके गुड।